वन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 राजस्थान स्टाम्प एक्ट का। इससे पहले डेफिनेशन सारी कवर कर ली है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए बी सी और डी में, जिसमें अलग अलग बताया हुआ है। तो हम इसको पढ़ेंगे। जैसे ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू ड्यूटी 3 से 9 ए तक दे रखा है। उसका मोड क्या होगा, यानी ड्यूटी लेने का मोड क्या होगा, 10 से 16। और कितना टाइम पीरियड दे रखा है, उसमें दे रखा है 17 to 21। और वैल्यूशन कैसे करना है वो दे रखा है 22 से 31 में। और ड्यूटी बाय होम पेबल ये दे रखा है 32 से 34 में। तो स्टार्ट करते हैं हम। ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू ड्यूटी, यानी लिखतों का शुल्क के बारे में दायित्व क्या क्या है, कौन से कैसे गवर्न होगी ड्यूटी, ये। तो सेक्शन 3 बात करता है चार्जेबल विथ ड्यूटी। ठीक है, शुल्क से प्रभार्य लिखते। तो कोई भी स्टाम्प ड्यूटी है वो कैसे लगेगी, कैसे पता चलेगा कि स्टाम्प ड्यूटी लग रही है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, अगर वो इंस्ट्रूमेंट शेड्यूल में लिस्ट किया हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी लगेगी। और ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो इस एक्ट के एनफोर्स में आने से पहले का बना है तो भी स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंग ड्यूटी लगेगी। और एनफोर्स से बाद में बना है तो भी स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। यानी जो भी इसका बेसिक रूल ये हुआ कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग चार्जेबल होगा। ठीक है, क्लोज ए बात करता है इसके बारे में कि एग्जीक्यूटेड इन स्टेट। अगर कोई डॉक्यूमेंट स्टेट यानी राजस्थान की बात हो रही है, अगर राजस्थान में एग्जीक्यूट किया गया तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी कैसे लगेगी, तो उसमें शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही लगेगी, चाहे वो इस एक्ट के कमेंसमेंट आने से पहले हो या बाद में हो। तो राजस्थान में अगर कोई एक्ट एग्जीक्यूट हुआ है तो उस पर शेड्यूल के अकॉर्डिंग ड्यूटी लगेगी। ये ए क्लोज बात करते हैं। बी कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो आउटसाइड ऑफ स्टेट है, स्टेट यानी आउट ऑफ राजस्थान अगर है तो पहला तो उसमें जो मेंशन शेड्यूल में जो मेंशन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट ऐसा है जो आउटसाइड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूट किया गया है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो राजस्थान में है, या फिर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अदर मैटर राजस्थान से रिलेटेड है, तब वो राजस्थान स्टाम्प एक्ट में जो शेड्यूल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग पे हो सकता है, स्टाम्प ड्यूटी इज पेबल। अब इसके दो एक्सेप्शन है, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि कब स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। तो अगर गवर्नमेंट का कोई इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट ने खुद खुद का हो एग्जीक्यूट किया हो या उसके बिहाफ पे, यानी गवर्नमेंट के बिहाफ पे किया गया हो, चाहे वो उसके फेवर में हो या नहीं, ऐसा जो डॉक्यूमेंट है उस पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। दूसरा एक्सेप्शन है कि सिर्फ वैशल इंस्ट्रूमेंट्स है उन पे नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि उनका अलग से एक्ट बना हुआ है, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। तो इन दो चीज़ों में स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। अब बात करते हैं सेक्शन 3A की। 3A क्या है? सरचार्ज ऑन सर्टन इंस्ट्रूमेंट। सरचार्ज क्या होता है? मान लीजिए स्टाम्प ड्यूटी है, किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्टाम्प ड्यूटी लगी है, इसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अलग से और एक्स्ट्रा अगर कोई चार्ज लग रहा है तो उसको बोलेंगे सरचार्ज, यानी चार्ज के ऊपर चार्ज को लगना, ये है सरचार्ज। तो कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे सम स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट विल हैव टू पे एक्स्ट्रा चार्ज इन एडिशन टू नॉर्मल स्टाम्प ड्यूटी। ओके, तो अब ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है जिन पे एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है, यानी सरचार्ज लग सकता है? तो इसमें लिस्ट की तरह दी हुई है। सरचार्ज इज अप्लाइड ऑन इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहला तो ये है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगेगा। दूसरा, कन्वेंस, हस्तांतरण पत्र, एक्सचेंज विनिमय, गिफ्ट, सेटलमेंट, पार्टीशन, एग्रीमेंट टू सेल, मोर्गेज, लीज, पावर ऑफ अटॉर्नी, इन सब पे क्या लगेगा? सरचार्ज लगेगा। ओके, दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि सरचार्ज कितना होना चाहिए। तो सरचार्ज मैक्सिमम 10% होगा ड्यूटी के। जितनी भी ड्यूटी लगी है स्टाम्प ड्यूटी उसका 10%, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। किस लिए लगाया जाता है सरचार्ज? वो इसीलिए लगाया जाता है ताकि डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर किया जा सके, जैसे रोड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर सप्लाई, ड्रेनेज, सीवरेज जो भी है। तो एक तरह से सरचार्ज डेवलपमेंट फंड के रूप में काम में लिया जाता है।
3B कहता है सरचार्ज फॉर काउ एंड प्रोजेनी। प्रोजेनी क्या होता है? जो गाय और उसकी नस्ल होती है उसके कंजर्वेशन और प्रोपोगेशन के लिए यानी संरक्षण और संवर्धन के लिए भी सरचार्ज लगाया जाता है। उसकी बात कर रहा है सेक्शन 3B। तो इसमें इतना ही याद रखना है कि गाय और उसकी नस्ल के लिए सरचार्ज लगाया जा सकता है और वो इसमें 10% वाला याद रखना है। बाकी ये जो सेक्शन है बिल्कुल 3 की तरह ही है, 10% वाला कि 10% से जो स्टाम्प ड्यूटी है वो 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 10% हो सकता है। और 3B की हेडिंग क्या है? ओके। सेक्शन 4 बात करता है कि क्या स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट कैश में किया जा सकता है, स्टाम्प शुल्क का नगद में संदाय किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इसके बारे में सेक्शन 4 बात करता है। 4 ये कहता है कि सेक्शन 10 में कुछ भी दे रखा हो, अगर कोई पेपर ऐसा है जो अनस्टाम्प्ड है यानी उसको स्टाम्प्ड नहीं किया हुआ है, तो उस पर अगर स्टाम्प ड्यूटी लगनी है तो वो कैश में लगी जा सकती है। और कैश में कैसे लगी जाएगी? कैश में ऐसे होगी जो राज्य सरकार नियमों द्वारा विहित करे। ओके। फर्स्ट पॉइंट यही बात करता है कि अगर अनस्टाम्प्ड पेपर है डिस्पाइट ऑफ सेक्शन 10 तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी लग सकती है, लेकिन कैश में। और कैश कैसे होगा? वही जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। 4(2) जो बात कर रहा है वो करता है एंडोर्समेंट एंड वेरिफिकेशन, कि अगर नगद में दे दिया है तो उसका एंडोर्समेंट कैसे होगा। तो जैसे ही कैश में आपने पेमेंट किया उस डॉक्यूमेंट को, तो वो रजिस्टरिंग जो ऑफिसर या अथॉरिटी है वो उस पेमेंट के ऊपर एंडोर्स करेगा पीछे, और उस पर लिखेगा कि ये अमाउंट मिल गया है। तो वो जो वो प्रूफ होगा इस बात का कि पेमेंट कर दिया गया है। और थर्ड पॉइंट कहता है कि उसकी लीगल वैलिडिटी क्या होगी। 4(3) तो इसमें ये है कि अगर 4(2) इज लीगली डीम्ड टू बी ड्यूली स्टाम्प्ड, अगर ऑफिसर ने रजिस्टरिंग ऑफिसर ने उसको एंडोर्स कर दिया है तो ये माना जाएगा कि वो पेपर ड्यूली स्टाम्प्ड है और वो लीगली भी वैलिड माना जाएगा। सेक्शन 4 ये बात करता है राउंडिंग ऑफ फ्रैक्शन। ये इजी बनाने के लिए है कैलकुलेशन को, कि पॉइंट्स में अगर कैलकुलेशंस होती है तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है, तो उसको राउंड ऑफ में लिया जाएगा। तो उसका एक रूल दे रखा है। राउंड ऑफ कैसे लिया जाएगा? तो ये है कि मान लीजिए जैसे 10.55 दे रखा है, तो ब्रैकेट में दे रखा है कि अगर ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू अगर 50 पैसे से ज़्यादा की है तो उसे आगे वाला नंबर कंसीडर कर लेंगे। यानी 10.55 है तो इसे माना जाएगा 11, राउंड ऑफ में हो गया। और मान लीजिए ऐसी कोई अगर ये इस तरीके से हो 10.49, तो इसको कैसे कंसीडर करेंगे? इसको 10 मान लिया जाएगा। तो ये यानी मतलब जो डिस्ट्रैक्शन वाली जो होगी वो नहीं होगी, राउंड ऑफ में काम में ली जाएगी। ये इसमें रूल है बस। अब हम बात करते हैं सेक्शन 5, 6 और 7 की। ये तीनों ही स्टाम्प ड्यूटी कितनी होना चाहिए, कब एग्रीगेट होगा, कब हायर लिया जाएगा, इस तरह की बात करते हैं। तो सेक्शन 5 ये बात करता है जब एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो, एक ही ट्रांजेक्शन में एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट हो। जैसे मान लीजिए ट्रांजेक्शन तो एक ही है, एक ही प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका सेल भी है, उसका मॉर्गेज भी है और उसका सेटलमेंट भी है। तो ऐसी सिचुएशन में कितनी स्टाम्प ड्यूटी लगेगी? तो सेक्शन 5 ये कहता है कि जो स्टाम्प ड्यूटी है वो उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लगेगी जो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है। ओके। तो जो ओनली पे ऑन प्रिंसिपल अकाउंट ओनली, पहला क्लोज ये कहता है। दूसरा क्लोज ये कहता है कि कौन डिसाइड करेगा कि प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो ये दोनों पार्टीज आपस आपस में तय कर सकेंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर लेकिन दोनों पार्टीज अगर ये डिसाइड कर रही है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसकी सबसे ज़्यादा स्टाम्प ड्यूटी हो। मान लो सेल, मॉर्गेज और सेटलमेंट में से जिसकी भी ज़्यादा ड्यूटी है उसको हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके। इसी तरीके से सेक्शन 6 बात करता है कि मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट तो एक ही है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट एक ही है लेकिन उसमें मैटर अलग अलग है। तब किस तरीके से लिया जाएगा? तब जितने भी अलग अलग मैटर्स हैं उन सब का एग्रीगेट
जैसे मान लीजिए एक ही इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, उसी इंस्ट्रूमेंट में सेक्शन 5 में सेम ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, सिंगल ट्रांजेक्शन, लेकिन इसमें सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है और उसी इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग मैटर्स हो रहे हैं, उसमें गिफ्ट भी हो रहा है, मॉर्गेज भी हो रहा है, सेल भी हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में उसका एग्रीगेट जो अमाउंट होगा वो लग जाएगा। अब सेक्शन 7 बात करता है कि मान लीजिए एक ही डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट अलग अलग डेफिनेशन में फिट बैठता है, यानी उस डॉक्यूमेंट से ये भी समझा जा सकता है कि गिफ्ट हो रहा है, उस डॉक्यूमेंट से ये भी समझा जा सकता है कि ट्रस्ट हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में स्टाम्प ड्यूटी उसकी लगेगी जिसकी वैल्यू हाइयर है, यानी जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। सेक्शन 8 बात करता है कि जब जो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट की बात हम कर रहे थे सेक्शन 5, 6, 7 में, अगर उस इंस्ट्रूमेंट को पर ड्यूटी पे करने से फेल हो जाते हैं तो क्या उसके जो जो कॉपीज है या काउंटर पार्ट्स है उन पे किया जा सकता है। तो सेक्शन 8 अलाउ करता है कि अगर ऐसा डॉक्यूमेंट, अगर स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं की गई है तो उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपीज और काउंटर पार्ट्स पर भी स्टाम्प ड्यूटी पे की जा सकती है। उसकी वैलिडिटी क्या होगा, वो बिल्कुल लीगली वैलिड होगा और उसके लिए यही समझा जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ये सेक्शन 8 बात करता है। अब बात करते हैं सेक्शन 9 की, पावर टू रेड्यूस और रेमिट ड्यूटी। इसमें दो अथॉरिटी की बात हुई है, एक तो वो है स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी जो अथॉरिटी है वो इंस्पेक्टर जनरल पावर। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम। स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये पावर है कि वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को पे लगने वाली स्टैम्प ड्यूटी को रिड्यूस कर सकती है, यानी कम कर सकती है, थोड़ा रेमिट कर सकती है, यानी उसको वेव कर सकती है या पार्डन कर सकती है। ठीक है, लेकिन कब होगा ये याद रखना है, ओनली पब्लिक इंटरेस्ट में, ऐसे नहीं होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, पब्लिक इंटरेस्ट में स्टेट गवर्नमेंट टू डॉक्यूमेंट पे लगने वाली जो भी स्टाम्प ड्यूटी है उसको कम कर सकती है या पूरी तरीके से माफ भी कर सकती है। कैसे किया जाएगा, उसके लिए ऑफिशियल गैजेट में रूल या ऑर्डर पब्लिश किया जाएगा और इसका इफेक्ट क्या होगा, दोनों ही हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, प्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है और रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, फिर किसको अप्लाई होगा ये, तो ये स्पेसिफिक क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये पावर भी किसके पास में है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में है कि वो किस कौन से डॉक्यूमेंट को रेमिट या रिड्यूस करना चाहती है। अब इंस्पेक्टर जनरल की पावर क्या है, इंस्पेक्टर जनरल की पावर ये है, मान लीजिए कि मल्टीपल सिंगल इंस्ट्रूमेंट्स है, बहुत सारे बल्क में इंस्ट्रूमेंट्स हैं रिसिप्ट इंश्योरेंस, उसके पास ये पावर है कि वो उन सबकी एक साथ ही ले ले, उन सबको कंसोलिडेट करने की पावर जो है वो है इंस्पेक्टर जनरल की। सेक्शन 9A भी स्टेट गवर्नमेंट की पावर की बात करता है, पावर टू रेड्यूस और रेमिट पेनल्टी और इंटरेस्ट। इसमें पेनल्टी और इंटरेस्ट की बात की जा रही है और सेक्शन 9 में किसकी बात की जा रही थी, सेक्शन 9 में था सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी के बारे में और सेक्शन 9 है पेनल्टी और इंटरेस्ट के बारे में। इसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को ही पावर है, वो चाहे तो कम कर सकती है, वो चाहे तो पूरी तरीके से छूट दे सकती है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जो लगने वाला ब्याज है उसको भी कम कर सकती है या छूट भी दे सकती है। तो ये सारा ही इसमें होगा, यानी पेनल्टी और इंटरेस्ट इन दोनों को ही कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की ये पावर है। तो ए पोर्शन को हमने कवर कर लिया है, बी को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।